पहला प्रश्न, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो हापामुनि गांव में स्थित है। महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? तो पूर्व मध्य काल से है। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनि गांव राज्य के किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में स्थित है। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गजघंट राय ने कराया था। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था 908 ईस्वी में। महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? नाग वंश के शासक द्वारा कराया गया था। हापामुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके हाथों पुष्प की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी? सियानाथ देव के हाथों। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था हरिनाथ। गजघंट राय का धार्मिक गुरु था हरिनाथ था। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? गुमला जिले में अवस्थित है। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? पूर्व मध्य काल में हुआ। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? रजरप्पा में अवस्थित है। रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो रामगढ़ जिले में है। रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? पूर्व मध्य काल से है। झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? इटखोरी से प्राप्त हुए हैं। मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड में के निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? इटखोरी में किया गया था। इटखोरी में मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासन काल में किया गया था? पाल शासन काल में किया गया था। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? नादिया पर आक्रमण किया था। बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था? 13वीं शताब्दी में। बख्तियार खिलजी के नादिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक शासन में था? लक्ष्मण सेन। गुलाम वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थीं। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इसके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। तो उपयुक्त में से सभी। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? तो वह राजा हरिकर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किसे सेनापति को नागवंशी राजा पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? छज्जू मलिक को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
कब अपने सेनापति छजू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? 1310 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? मलिक काफूर। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? बेणुकर्ण ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सातगांव का शासक नियुक्त किया था। तुगलक काल के सिपाह सलार मलिक बयां ने हजारीबाग के चाई चंपा किला को जीतकर फतेह खां दौरा के हवाले कर दिया था। उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य हैं। तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था हरिकर्ण। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के खाली स्थान क्षेत्र में जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी, सातगांवा को। लोदी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? हरिकर्ण ने। लोदी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? गजपति वंश ने। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया? कपिलेंद्र ने। 33 नंबर प्रश्न, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? लोदी वंश के शासक। निम्न में से कौन लोदी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण। उपयुक्त में से तीनों। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? साहेबगंज में शरण ली थी। जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी? हुसैन शाह सरकी ने। निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? आदिल शाह द्वितीय को। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान के लिए किया था? राजमहल क्षेत्र को। शेर शाह के सेनापति खवास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? महारथ चेरो को। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? शेर शाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई। बी, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया। सी, झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। उपयुक्त में से सभी कथन असत्य हैं। 41 नंबर, मुगल अफगान संघर्ष 1330 से 1341, 1530 से 1541 के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? भोरकुंडा तक आया था। जुनैद कर्रानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुसलमानों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में है रामगढ़।
अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता था, जिसका कारण था इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य का विस्तार करना, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना। उपयुक्त में से सभी। 44 नंबर, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? शहबाज खां को। 45 नंबर, अकबर ने 1585 में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? मधुकरण शाह के विरुद्ध। 46 नंबर, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? अकबर ने। 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? मान सिंह को। 48 नंबर, 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? भागवत राय को। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? राजमहल को। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मानसिंह में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? सिंहभूम से। 51 नंबर, 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? रंजीत सिंह को। 52 नंबर, निम्न में से किस मुगलकालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया? मान सिंह ने। 1590 से 91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र पर परा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया? मान सिंह ने। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी 15,500 रुपया। 55 नंबर, कोकरह के नागवंशी शासक को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां अलामा संबोधित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? हीरे के खान का मालिक। ऑप्शन डी। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? तुजुक ए जहांगीरी में। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा? 1615 ईस्वी में। 58 नंबर, झारखंड के कौन से चेरो राजा हजारीबाग के कौन से राजा जहांगीर के समकालीन थे? अनंत राय। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो अनंत राय थे। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? इब्राहिम खां। 60 नंबर, झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। नागवंशी राजा दुर्जनशाल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? 12 वर्षों तक। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरों का पारखी था? दुर्जनशाल।
63 नंबर, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरह क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया? जफर खां को। जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फाथ जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? इब्राहिम खां को। एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जनसाल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। 66 नंबर, 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बाद दुर्जनसाल ने कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 6000 रुपया। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरो वंशी शासक थे अनंत राय। 68 नंबर, जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिले को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? सहबल राय को। निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में बाघ के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? सहबल राय की। खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? इब्राहिम खां ने। जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? राजमहल क्षेत्र को। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक था प्रताप राय। 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपया कर दिया था? अब्दुल्लाह खां ने। मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किसे सूबेदार को भेजा था? शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उसे संधि कर ली थी? 1641 ईस्वी में। 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करने हेतु पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्यवाही हेतु आदेश दिया गया था? इतिकाद खां को। इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितनी मनसब प्रदान किया गया था? 1000। प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इतियाद खां से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? 1 करोड़ रुपया। प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई थी? 2000 मनसब के। निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था? राजमहल क्षेत्र में। 81 नंबर, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? रघुनाथ शाह और राम शाह, उपयुक्त में से दोनों। फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? 1 बार। किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था जिसे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है? औरंगजेब ने।
औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? दाऊद खां को। कुंडा का वह कौन शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? चुन राय। 86 नंबर, इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी थी? सुरवर राय ने हत्या कर दी थी। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? औरंगा नदी के तट पर। मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी? सरगुजा में शरण ली थी। पलामू में अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खां ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? मनक्कली खां को। दाऊद खां ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था? दाऊदनगर में स्थापित किया था। दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए का उपहार इनाम स्वरूप प्रदान किया? 50,000। 92 नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? दलेल सिंह था। दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया? बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था। रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित किया? रामगढ़ में स्थानांतरित किया। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? राम सिंह ने। 96 नंबर, रामगढ़ राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? खड़गडीहा। तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंद्र वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित था? चतरा में। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शेर शाह को। 99 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमणकारी से पूर्णतः बचा रहा था? धनबाद। 100 नंबर, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खोखरा के नाम से। 101, किस चेरो राजा ने दोसाई पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? मेदिनी राय ने। 102, निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? मेदिनी राय ने। निम्न में से किस चेरो राजा को न्यायसी राजा की संज्ञा दी जाती है? मेदिनी राय को। निम्न में से किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासक का स्वर्ण युग कहा जाता है? मेदिनी राय के शासनकाल को।